नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कुछ अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास ना पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक कोशिशों से लेकर भारत की इकोनॉमी में जीएसटी जैसे बदलाव, फिर टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें जैसे हेल्थ में एआई और आधार की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हाँ, यहाँ तक कि ये जो हमारी डिजिटल आदतें हैं ना, उनके पीछे का साइंस, इन सब पर कुछ रिपोर्ट्स और दस्तावेज हैं। जी, काफी कुछ है देखने को। हाँ, तो आज हमारा मकसद है कि इन सब अलग-अलग स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो नई सोच है, उसे निकालकर सामने रखें, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। अभी हाल में अबू धाबी में IUCN मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई थी, 2025 वाली। इसके क्या बड़े नतीजे निकले? हाँ, ये कांग्रेस जो है ये हर 4 साल में होती है और IUCN के लिए फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। इस बार अबू धाबी में जो हुआ वो काफी अहम था। एक तो अगले 20 साल का, आप सोचिए 20 साल का एक स्ट्रेटेजिक विजन तय हुआ और अगले 4 साल के लिए एक नया प्रोग्राम भी पास किया गया। 20 साल, ये तो बहुत दूर की सोच है। अच्छा, और क्या खास रहा? एक और बहुत जरूरी चीज थी, वो है अबू धाबी कॉल टू एक्शन। इसमें ना 5 मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। पहला तो ये कि भाई प्रकृति को इंसान की भलाई की नींव मानो और उसे फिर से संवारो। दूसरा, मल्टीलैटरलिज्म मतलब कई देशों का मिलकर काम करना, उसे मजबूत बनाओ। तीसरा, न्याय और सबको साथ लेकर चलना, ये पक्का करो। चौथा, ज्ञान और नई खोजों को बढ़ावा दो। और पांचवा, जो बहुत जरूरी है, प्रकृति और क्लाइमेट एक्शन के लिए पैसा जुटाओ। तो ये लक्ष्य दिखाते हैं कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। और ये भी सुनने में आया कि IUCN की मेंबरशिप भी बढ़ी है। बिल्कुल, 100 से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं और इसमें 6 नए देश भी शामिल हुए हैं: आर्मीनिया, ताजिकिस्तान, मालदीव, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। तो ये दिखाता है कि IUCN का प्रभाव जो है वो दुनिया भर में फैल रहा है। इसी कांग्रेस में एक सिंथेटिक बायोलॉजी पर पहली पॉलिसी आई है, ये बात भी सुनने में आई। ये थोड़ा पेचीदा लगता है, इसमें क्या मौके हैं और क्या खतरे? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब है आसान भाषा में कि जीवन के रूपों को डिजाइन करना या उनमें फेरबदल करना। तो पॉलिसी ये मानती है कि इससे बड़े फायदे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रजाति विलुप्त हो गई, उसकी जो जेनेटिक विविधता खो गई है उसे शायद वापस लाया जा सके, या कोई ऐसी प्रजाति है जो बहुत फैल रही है, नुकसान कर रही है, उसे काबू में किया जा सके। ये तो फायदे हुए। हाँ, लेकिन खतरा भी है। अगर हमने कुछ ऐसा बना दिया जो हमारे काबू से बाहर हो गया और उसने पर्यावरण को अनजाने में नुकसान पहुंचा दिया तो? इसीलिए एक बैलेंस्ड पॉलिसी पर जोर दिया गया है। मतलब पूरी सावधानी बरतने की बात है, सोच समझकर कदम उठाने होंगे। पर्यावरण से जुड़े कुछ और गंभीर मुद्दे भी उठे, जैसे ये फॉसिल फ्यूल्स और इकोसाइड। जी हाँ, बिल्कुल। एक प्रस्ताव था नंबर 42, उसमें फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन को सीधे तौर पर पर्यावरण के लिए खतरा माना गया है और ये मांग की गई कि इसे धीरे धीरे खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हो। और साथ में ये भी कहा गया कि यह बदलाव न्यायपूर्ण हो और साफ ऊर्जा अपनाने पर जोर हो। और इकोसाइड यानी जानबूझकर पर्यावरण को बड़े पैमाने पर तबाह करना, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध का दर्जा देने का भी प्रस्ताव है, प्रस्ताव 061, ताकि ऐसे मामलों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC तक ले जाया जा सके। अच्छा, करने के नियम बनाने की भी बात हुई प्रस्ताव 108 में। वैसे भी IUCN का काम बहुत जरूरी है, जैसे वो रेड लिस्ट जारी करती है ना, जिससे पता चलता है कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं। संरक्षण की बात चल रही है तो एक अच्छी खबर भारत से भी है। सुंदरबन का एक साइमे मॉडल है, उसे FAO से ग्लोबल पहचान मिली है। ये साइमे मॉडल क्या है? क्या ये उन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का उदाहरण है जिनकी बात IUCN में हो रही थी? हाँ, बिल्कुल, आप इसे वैसा कह सकते हैं। साइमे का पूरा नाम है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स, मतलब मैंग्रोव वाले इलाकों में टिकाऊ तरीके से मछली या झींगा पालन। इसे भारत में एक संस्था है, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, न्यूज़, उसने विकसित किया है। ये कई लोगों और संस्थाओं की मिलीजुली कोशिश है। इसका मकसद है दक्षिण एशिया में,
खासकर सुंदरबन जैसे इलाकों में मैंग्रोव जंगलों को बचाते हुए झींगा यानी श्रिम्प पालन और उसके व्यापार को टिकाऊ और बेहतर बनाना। तो ये काम कैसे करता है जमीन पर? क्या खास है इसमें? मतलब किसानों के लिए क्या है? देखिए, सुंदरबन में ये मॉडल वहाँ के लोकल ब्लैक टाइगर श्रिम्प पर फोकस करता है। इसमें ना पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर काम होता है। किसानों को एक खास तरीका सिखाया जा रहा है जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो। ये ब्लू कार्बन के सिद्धांत को भी अपनाता है, मतलब मैंग्रोव जो कार्बन सोखते हैं उसकी अहमियत समझना। साथ ही किसानों को बाजार तक अच्छी पहुंच मिले और IMA यानी इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर तकनीक अपनाए, इस पर जोर है। IMA? अच्छा, ये क्या है? हाँ, IMA में क्या होता है कि तालाबों में कम संख्या में झींगे पाले जाते हैं और वो खाने के लिए काफी हद तक मतलब प्राकृतिक चीजों पर ही निर्भर रहते हैं। तो इससे बाहर से चारा कम देना पड़ता है, पानी भी ज्यादा साफ रहता है। ये तो वाकई एक होलिस्टिक, मतलब एक पूरा जुड़ा हुआ समाधान लग रहा है। पर्यावरण भी बचे और लोगों की कमाई भी हो। इससे पैसा कहाँ से मिल रहा है? इसे ग्लोबल नेचर फंड EV जो जर्मनी में है और मर्सिडीज बेंज ये मिलकर फाइनेंस कर रहे हैं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि सुंदरबन जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर है, वो दुनिया का अकेला ऐसा मैंग्रोव जंगल है जहां बाघ रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में ही है। संरक्षण की कोशिशों में अक्सर पैसों की कमी की बात आती है। अभी हाल में UNEP की स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स 2025 रिपोर्ट आई है। क्या ये इसी कमी की तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रिपोर्ट तो एक बहुत चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। पैसों की भारी कमी है। आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। 2030 तक दुनिया भर में जंगलों को बचाने के जो लक्ष्य रखे गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जितने पैसे चाहिए और जितने असल में लग रहे हैं, उसके बीच हर साल 216 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गैप है। हर साल 216 बिलियन डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब हम लक्ष्यों से बहुत पीछे चल रहे हैं। हाँ, ये गैप बहुत बड़ा है। रिपोर्ट कह रही है कि जंगलों में सालाना निवेश को 2023 के 84 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक तिगुना करना होगा, यानी करीब 300 बिलियन डॉलर, और 2050 तक तो इसे 6 गुना बढ़ाना होगा। एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है कि 2023 में इस फंडिंग का 91% हिस्सा सरकारों की तरफ से आया था। प्राइवेट सेक्टर का योगदान बहुत ही कम है, ना कि बराबर। और अगर हमें क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के लक्ष्य पाने हैं, तो ये जो प्रकृति आधारित समाधान हैं, जैसे जंगल लगाना या बचाना, इनको बहुत बड़े पैमाने पर फैलाना होगा। 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर और 2050 तक 1.8 अरब हेक्टेयर तक बहुत काम बाकी है। तो एक तरफ दुनिया भर में पर्यावरण के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, अब जरा देखते हैं कि देश के अंदर आर्थिक संतुलन का क्या हाल है। भारत में हाल ही में GST कंपनसेशन सेस यानी प्रतिपूर्ति उपकर खत्म कर दिया गया है। इससे कुछ चिंताएं क्यों उठ रही हैं? हाँ, ये उपकर यानी सेस इसलिए लाया गया था कि जब GST लागू हुआ तो राज्यों को टैक्स से जो कमाई का नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई 5 साल तक की जा सके। अब ये खत्म हो गया है तो राज्यों को डर है कि उनका रेवेन्यू लॉस मतलब राजस्व घाटा बढ़ेगा और उनकी जो फिस्कल ऑटोनॉमी है, यानी अपने पैसे खर्च करने और जुटाने के मामलों में उनकी जो आज़ादी है वो कम होगी। ये आज़ादी कम कैसे हो रही है, थोड़ा और समझाएंगी? देखिए, GST आने के बाद हुआ क्या कि राज्यों के टैक्स लगाने के कई अधिकार GST काउंसिल के पास चले गए और उस काउंसिल में केंद्र सरकार का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। लेकिन राज्यों की खर्च की बड़ी जिम्मेदारियां जैसे कानून व्यवस्था देखना है, हेल्थ सर्विसेज देनी है, एजुकेशन का इंतजाम करना है, वो तो बनी हुई हैं। तो स्थिति ये बन गई है कि राज्यों की जिम्मेदारी तो उतनी ही है या शायद बढ़ गई हैं, लेकिन कमाई के साधन वो कम हो गए हैं। इससे राज्यों के बजट में एक तरह का असंतुलन पैदा हो रहा है। और क्या सिर्फ ये सेस हटना ही मुद्दा है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, और भी पहलू हैं। केंद्र सरकार कई तरह के सेस और सरचार्ज लगाती है जिनका पैसा राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता। उनके बढ़ने से भी राज्यों को मिलने वाला कुल टैक्स का हिस्सा कम हुआ है। कुछ राज्यों ने फाइनेंस कमीशन के टैक्स बांटने के फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये उन राज्यों के लिए उतने फायदेमंद नहीं है जो आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। नतीजा ये है कि कई राज्य अपने खर्चों के लिए केंद्र से मिलने वाले पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। जैसे एक आंकड़ा बताता है कि बिहार अपनी आय का करीब 72% केंद्र से पाता है। बाप रे, 72%? हाँ,
तो इससे न केवल राज्यों के लिए अपना कर्ज संभालना मुश्किल होता है, बल्कि कभी-कभी केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव भी बढ़ता है, खासकर तब जब दोनों जगह अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों। तो क्या इन चिंताओं का कोई हल भी सुझाया गया है इन सोर्सेस में? कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। एक मुख्य सुझाव तो ये है कि टैक्स से होने वाली कमाई को केंद्र और राज्यों के बीच बांटने के जो नियम हैं, उन पर फिर से विचार हो, ताकि राज्यों को थोड़ी और वित्तीय आज़ादी मिले, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़े, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता कम हो। एक ठोस सुझाव ये भी दिया गया है कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स से जो कमाती है, उसका कुछ हिस्सा सीधे उन राज्यों को दे सकती है जहां से वो टैक्स इकट्ठा हुआ है। क्या किसी दूसरे देश के मॉडल का भी जिक्र है? मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। कनाडा में क्या है कि केंद्र सरकार कुल टैक्स का लगभग 46% इकट्ठा करती है और 40% खर्च करती है, जबकि वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो 54% टैक्स इकट्ठा करती हैं और 60% खर्च करती है। तो इससे पता चलता है कि वहां राज्यों के पास खर्च करने और फैसले लेने की ज्यादा गुंजाइश है। इसके अलावा राज्यों की वित्तीय सेहत पर नजर रखने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने और उनकी हालत सुधारने के लिए एक्टिव कदम उठाने की बात भी कही गई है। तो मूल विचार यही है कि फिस्कल पावर का संतुलन थोड़ा राज्यों की तरफ वापस लाया जाए। अर्थव्यवस्था से अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर बढ़ते हैं। भारत और मर्कोसूर ब्लॉक के बीच जो मौजूदा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए है, उसका दायरा बढ़ाने पर बात हुई है। ये मर्कोसूर ब्लॉक आखिर है क्या? इसका मुख्य काम है सदस्य देशों के बीच बिना रोक टोक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? और आपने कहा कस्टम्स यूनियन, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे। वेनेजुएला की सदस्यता अभी सस्पेंडेड है। और कस्टम्स यूनियन का आसान मतलब ये है कि सदस्य देश आपस में बिना किसी टैक्स या बहुत कम टैक्स पर व्यापार करते हैं, और इस गुट के बाहर के देशों से अगर कोई सामान आता है तो सब सदस्य देश मिलकर उस पर एक जैसा टैक्स लगाते हैं। ब्राजील इसका सबसे बड़ा और प्रभावशाली सदस्य है। वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है और अमेज़न के जंगलों का बड़ा हिस्सा उसी के पास है। भारत और मर्कोसूर के बीच व्यापार समझौते का विस्तार होना दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। भारत के लिए दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा बाजार खुल सकता है। अब एक और इंडेक्स की बात करते हैं। राज्य खनन तत्परता सूचकांक यानी स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स SMRI जारी हुआ है। इसका मकसद क्या लगता है? इसे केंद्रीय खान मंत्रालय ने जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि देश में माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने में कौन सा राज्य कितना तैयार है और कितना योगदान दे रहा है। साथ ही ये राज्यों को इस सेक्टर में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके परफॉर्मेंस को आंकता है। ये आकलन किन पैमानों पर होता है? क्या देखा जाता है? ये इंडेक्स कई चीजें देखता है, जैसे कोयले को छोड़कर बाकी खनिजों की नीलामी में राज्यों ने कैसा काम किया, खदानों को कितनी जल्दी चालू करवाया, नए खनिजों की खोज पर कितना ध्यान दिया, और सबसे जरूरी, क्या माइनिंग सस्टेनेबल तरीके से हो रही है, यानी ऐसा खनन जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। राज्यों को उनके पास मौजूद खनिज भंडार के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है, A, B और C। अच्छा, तो कौन से राज्य इसमें आगे रहे? ग्रुप A में, यानी जिन राज्यों में खनिज भंडार ज्यादा हैं, उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ग्रुप B मतलब मध्यम भंडार वाले, उनमें गोवा, उत्तर प्रदेश और असम आगे रहे। और ग्रुप C यानी कम भंडार वाले, उनमें पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ये इंडेक्स राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दे सकता है। बिल्कुल। अब रुख करते हैं टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य की दुनिया में हो रहे कुछ बेहद दिलचस्प विकास की तरफ। गूगल का C2S स्केल AI मॉडल काफी चर्चा में है। इसने ऐसा क्या किया है? ये मॉडल, जिसका पूरा नाम सेल टू सेंटेंस स्केल 27B है, इसे गूगल डीप माइंड और येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने मिलकर बनाया है। इसका मकसद है कोशिकाओं की भाषा को समझना, मतलब सेल्स आपस में कैसे बात करती हैं, कैसा व्यवहार करती हैं, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों में। इस AI मॉडल ने कैंसर सेल्स के बर्ताव को लेकर एक बिल्कुल नई साइंटिफिक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना पेश की। वाह, AI ने खुद एक नई वैज्ञानिक सोच पेश की। क्या उसे परखा भी गया, मतलब लैब में? सही साबित किया गया।
ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ डेटा एनालाइज करने का टूल नहीं रहा, बल्कि वो खुद नई साइंटिफिक डिस्कवरी की शुरुआत कर सकता है। और इतना ही नहीं, इसी मॉडल ने सिल्मेटासर्टिब नाम की एक मौजूदा दवा को भी पहचाना, जो कैंसर ट्यूमर के खिलाफ शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली यानी इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत कर सकती है। इसे कैंसर के इलाज की दिशा में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एआई हेल्थ केयर में क्रांति ला सकता है, और किन तरीकों से मदद कर सकता है ये? बिल्कुल, जैसा इस उदाहरण से साफ है, एआई, खासकर ये जो बड़े भाषा मॉडल LLMs हैं, ये कई तरह से मददगार हो सकते हैं। जैसे कोशिकाओं की जटिल भाषा को समझकर बीमारियों के राज खोलना, वैज्ञानिकों के डिजिटल साथी बनकर नई परिकल्पनाएं बनाने और उन्हें जांचने में मदद करना, नई दवाएं खोजने की प्रक्रिया को तेज करना, हर मरीज की अलग जेनेटिक और सेलुलर जानकारी के आधार पर उसके लिए खास इलाज, जिसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं, वो तैयार करना, और यहाँ तक कि चैटबॉट्स के जरिए मरीजों को जानकारी देना और इलाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना। संभावनाएं तो बहुत है। टेक्नोलॉजी का एक और पहलू है हमारी डिजिटल पहचान। UIDAI ने आधार के लिए SITAA नाम की एक योजना शुरू की है। इसका क्या लक्ष्य है? सीता का मतलब है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, यानी आधार के साथ नई खोज और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की योजना। इसका सीधा मकसद है भारत के डिजिटल आइडेंटिटी के पूरे इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाना। आजकल हम डीप फेक, स्पूफिंग, मतलब कोई आपकी जगह आपकी डिजिटल पहचान इस्तेमाल कर लें, और प्रेजेंटेशन अटैक, जैसे कोई सिस्टम को धोखा देने के लिए आपकी फोटो या वीडियो इस्तेमाल करें। हाँ, ये सब बहुत सुन रहे हैं आजकल। जी, तो ये जो नए खतरे आ रहे हैं, सीता इन्हीं से निपटने पर फोकस करेगी। इसे लागू कौन कर रहा है और किन खास टेक्नोलॉजीज पर काम होगा? इसे UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लागू कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। मुख्य ध्यान इन चीजों पर रहेगा: बायोमेट्रिक पहचान को और पक्का करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML वाले समाधान बनाना, लोगों के डेटा की प्राइवेसी को और सुरक्षित करना, और बायोमेट्रिक सुरक्षा के नए तरीके अपनाना। शुरुआती दौर में कुछ खास चुनौतियों पर काम होगा, जैसे फेस लाइवनेस डिटेक्शन, यानी ये पक्का करना कि कैमरे के सामने असली इंसान है या सिर्फ उसकी फोटो या वीडियो। इसी तरह प्रेजेंटेशन अटैक का पता लगाना और बिना छुए फिंगरप्रिंट लेने की तकनीक विकसित करना। ये सब आधार को और सुरक्षित बनाने की कोशिशें हैं। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में इतनी रच बस गई है, खासकर ये स्मार्टफोन और नोटिफिकेशंस। सुनने में आता है कि इसका हमारे दिमाग के केमिकल डोपामाइन से कुछ लेना देना है। ये कैसे काम करता है? तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? क्या ये हमें फोन से चिपके रहने पर मजबूर करता है? बिल्कुल, ये डोपामाइन हमें अच्छा महसूस कराता है और हमारा दिमाग उस काम को दोहराना चाहता है जिससे ये खुशी मिली। इसे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। इसी वजह से हम बार बार फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, नए अपडेट्स ढूंढते हैं। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है जो लत जैसी लग सकती है। इससे हमारा ध्यान भटकता है और किसी एक चीज पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। कुछ हद तक ये वैसा ही है जैसे कुछ नशीली चीजें जैसे कोकीन या निकोटीन काम करती हैं। वे डोपामाइन का बहुत ज्यादा स्राव करती हैं, जिससे दिमाग धीरे धीरे सुन्न सा हो जाता है और वही मजा पाने के लिए ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ने लगती है। डिजिटल उपकरणों का असर शायद उतना तेज ना हो, पर दिमाग में रास्ता वही इस्तेमाल होता है। तो ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमें कैसे प्रभावित कर रही है। ये जरूरी बात है। अब थोड़ा भारत की वैश्विक भूमिका की तरफ देखते हैं। भारत को UNGGIMAP का सह-अध्यक्ष चुना गया है। ये संस्था आखिर करती क्या है? UNGGIM का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये संयुक्त राष्ट्र UN की एक संस्था है जो 2011 में बनी थी। इसका मुख्य काम है दुनिया भर में भूस्थानिक जानकारी के मैनेजमेंट में तालमेल बिठाना। आसान शब्दों में कहें तो नक्शे, सैटेलाइट से मिली तस्वीरें और लोकेशन से जुड़ी जानकारी जैसे GPS डेटा, इनका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो ताकि दुनिया की बड़ी चुनौतियों जैसे टिकाऊ विकास या आपदा प्रबंधन से निपटा जा सके। और ये UNGGIMAP क्या है जिसमें भारत सह अध्यक्ष बना है? UNGGIM की दुनिया भर में 5 रीजनल कमिटियां हैं। UNGGIMAP उन्हीं में से एक है जो खास तौर पर एशिया और प्रशांत
यानी एशिया एंड द पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करती है। भारत का इस अहम क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष बनना ये दिखाता है कि भूस्थानिक जानकारी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता और नेतृत्व को दुनिया मान रही है। चलिए अब कुछ और छोटी मगर अहम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पहली, अहमदाबाद शहर ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अपना दावा पेश किया है। ये दिलचस्प खबर है। राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल में होते हैं। पहला खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, इसलिए 2030 का खेल शताब्दी यानी 100वां संस्करण होगा। पिछला खेल 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था और अगला 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होना है। अहमदाबाद का दावा पेश करना दिखाता है कि भारत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन करने में दिलचस्पी ले रहा है। एक और खबर GRAIN नाम की संस्था की रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसका ताल्लुक मुक्त व्यापार समझौतों FTAs और पौधों की किस्मों के संरक्षण से है। मामला क्या है ये? जी, GRAIN की रिपोर्ट एक चिंता जाहिर करती है। उसका कहना है कि कई देश जो मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे UPOV कन्वेंशन 1991 के मानकों को अपनाएं। UPOV इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पौधों की नई किस्मों को बचाने से जुड़ी है। मतलब ये उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है जो नई किस्में विकसित करते हैं, जिन्हें ब्रीडर्स कहते हैं। UPOV 1991 का जो संस्करण है वो इन ब्रीडर्स के अधिकारों को तो बहुत मजबूत करता है, लेकिन ये किसानों के अपनी फसल के बीजों को बचाने, दोबारा इस्तेमाल करने या आपस में बांटने के जो पारंपरिक अधिकार हैं उनको सीमित कर सकता है, उसे सिर्फ एक विकल्प बना देता है। और भारत का इस पे क्या रुख है? क्या हम UPOV के सदस्य हैं? नहीं, भारत UPVO का सदस्य नहीं है। भारत का अपना कानून है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001। ये कानून दुनिया में काफी अनोखा माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रीडर्स के अधिकार ही नहीं बचाता, बल्कि किसानों के अधिकारों को भी साफ तौर पर मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। इसमें किसानों को अपनी फसल के बीज बचाने, इस्तेमाल करने, दोबारा बोने, दूसरों के साथ बांटने या बेचने ब्रांडेड बीज के तौर पर नहीं का अधिकार शामिल है। GRAN की रिपोर्ट की चिंता यही है कि FTAs के जरिए भारत पर भी UPVO जैसा मानक अपनाने का दबाव आ सकता है, जिससे किसानों को मिले ये महत्वपूर्ण अधिकार कमजोर हो सकते हैं। तो आज हमने कई सारे विषयों पर बात की। दुनिया भर में जंगलों को बचाने के लिए पैसों की कमी से लेकर भारत में GST के बाद राज्यों की आर्थिक स्थिति, AI की नई खोजों से लेकर टेक्नोलॉजी का हमारे दिमाग पर असर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के किसानों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव तक, इन सब अलग अलग कड़ियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सारी बातें दिखाती हैं कि दुनिया आज कितनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए फैसले, चाहे वो व्यापार के हों या पर्यावरण के, वो सीधे राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं, जैसे हमने GST या UPOV के मामले में देखा। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर कोने में घुस रही है, सेहत से लेकर हमारी आदतों तक। और इन सब के बीच हर स्तर पर, चाहे वो दुनिया हो, देश हो या हम खुद हों, लगातार बदलते हालात के हिसाब से ढलने और सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है। चाहे वो पर्यावरण बचाने के लिए पैसा जुटाना हो, देश में आर्थिक संतुलन साधना हो या फिर नई टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान को समझना हो, निरंतर अनुकूलन की जरूरत है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। हमने देखा कि AI अब कैंसर मॉडल जैसी वैज्ञानिक खोज करने लगा है। दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था या देशों के फाइनेंस जैसी जटिल व्यवस्थाओं को संभालने में अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि समाज इन नई और शक्तिशाली तकनीकों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता है। कैसे ये सुनिश्चित करें कि इनके फायदे सब तक बराबरी से पहुंचें और इनके जो अनचाहे बुरे नतीजे हो सकते हैं उनसे कैसे निपटा जाए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।